Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप लोग अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे हो। दोस्तों, आज हम आपके सामने एनटीपीसी के सेट नंबर 18 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जिन्होंने 17 टेस्ट सेट तक नहीं देखा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पीछे जाएँ और सीट नंबर 17 तक देख ले। मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि आपके आने वाली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वो सब सारे सेट होंगे। ये जो क्वेश्चन है वो एनटीपीसी सीबीटी का है और ये 16/4/2016 का ही है, मतलब 16 तारीख का ये पेपर है, जो कि हम लोग ये आपके लिए करा रहे हैं। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करवा रहे हैं ताकि आपको एनटीपीसी में जो भी एग्जाम होने वाले या ग्रुप डी का जो भी एग्जाम होने वाला है उसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सको। तो बस आप लोग सहयोग करते रहिए और अपना साथ देते रहिए और यार दोस्तों में वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि और लोगों का भी फायदा हो सके जिस तरीके से आपका फायदा हो रहा है। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को दबा ले, जिससे क्या होगा, जो भी हमारी तरफ से रेगुलर अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बड़ा ही शानदार प्रश्न है जो कि आपके डेली यूज में ये सब सारी चीज़ें होती है, जो आप यूज़ करते हो उस सब सारी चीज़ों को। तो क्वेश्चन है, दूध को दही में बदलने बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, यानी दूध को दही में चेंज करने के लिए किस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, मतलब किस बैक्टीरिया के थ्रू दूध को दही में चेंज किया जाता है। तो उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस होता है वो, मतलब ये जो यूज होता है वो फर्मेंटेशन सिस्टम के द्वारा होता है, यानी फर्मेंटेशन यानी किण्वन विधि के द्वारा ये किया जाता है। किण्वन विधि के द्वारा क्या होता है, दूध से दही बनता है, पनीर बनता है, बियर बनता है। तो ये सब जो प्रक्रिया है उसको फर्मेंटेशन प्रक्रिया कहते हैं। और किण्वन एक जैविक रासायनिक क्रिया है, आप लोग सबको पता है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होता है, यानी चेंज होता है, टूटता है। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होता, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। तो ये था आपका दूध से दही बदलने की में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, तो लैक्टोबैसिलस। ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लीजिए और प्राय मतलब अधिकांशतः लोगों को याद ही होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? ये दौलताबाद, अपना दिल्ली से अपना राजधानी दौलताबाद चेंज किए। ये दौलताबाद का पुराना नाम देवगिरी था। क्या था? देवगिरी। मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग नोट डाउन कर सको। ये दौलताबाद का पुराना नाम क्या था? देवगिरी। ठीक है, और ये जो राजधानी बनाया गया वो बिल्कुल फोर्सफुली बनाया गया, मतलब प्रजा का कभी मन नहीं था। इनके दिमाग में आया कि दौलताबाद को हमको अपनी राजधानी बनाना है तो बस बनाना है। ठीक है, तो इन्होंने दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाई दिल्ली से चेंज करके। और ये जो दौलताबाद था वो दिल्ली से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पे था। ठीक है, और इससे जो भी लोग नहीं जा रहे थे दौलताबाद, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और वो एक्सेप्ट दौलताबाद में रहने नहीं जा रहे थे, उन लोग को दिल्ली से फोर्सफुली बिल्कुल पहुंचाया गया, मतलब भगाया गया। जो लोग नहीं जा रहे थे उनका घर जलाया गया था, जो लोग चले गए उसका भी घर जलाया गया था, मतलब। और जो लोग नहीं गए बिल्कुल, मतलब कि भाई अड़ गए या फिर किसी तरीके से कोई बहाने बना के रह गए, तो उन लोगों पर एक्स्ट्रा कर की वसूली करने लगे ये लोग। ठीक है, जो कि उन लोगों को देने में सक्षम नहीं हो रहे थे, और जब नहीं दे रहे थे तो उनके घर जला रहे थे, उनको शोषण कर रहे थे, उनको पीट रहे थे। और जब ये जो दौलताबाद जब जाने लगे तो उसमें काफ़ी प्रजा लोग का हानि हुआ, जिससे किसी का जान माल का हानि हुआ। अब क्या हो, 40 किलोमीटर, अभी ना इतना संसाधन है चलने का, उस समय क्या संसाधन था? अभी आपका ट्रेन है, बसेज हैं, आपका जो भी बाइक है, जो भी है अभी अभी रहता है। लेकिन उस समय में लोग क्या करते थे? पैदल ही चलते थे। अब पैदल कोई चल रहा है 40-40 किलोमीटर, सोच लो कितना। अब 5 किलोमीटर चल रहे तो आपका होश उड़ जाता है। जब किसी को 40 किलोमीटर चलना होता है तो सोच लो क्या हाल होता होगा। कितने लोग प्यासे मर गए, कितने बच्चे लोग जिनको अच्छी तरीके से दूध नहीं मिल पा रहा था, जिनके माँ, अब किसी का कोई भी माँ रहेंगी जिसका बच्चा छोटा शिशु अवस्था में रहेगा, उनको बच्चा का दूध चाहिए। अब जब माँ स्वस्थ नहीं तो बच्चा को किस तरीके से दूध मिल सकेगा? ये सारे कंडीशंस क्रिएट हुए जिससे जनता लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत महसूस करना पड़ा। इवन ये मोहम्मद बिन तुगलक को भी पता नहीं था कि हम शासक बनेंगे। ये पहले खिलजी, जो भी खिलजी शासक थे, खिलजी राजा थे, उनका अस्तबल में ये घोड़े को साफ करता था। और ये बिल्कुल 5 साल बाद आपका 1325 से 25 में या 1324 में ये बने थे, आपका शासक बने थे तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। उसके पहले इनको एहसास भी नहीं था कि हम शासक बनेंगे। इनका जो टेन्योर था वो 1324 से 1351 तक चला था। ठीक है, जो कि दिल्ली में इसका स्टार्टिंग हुआ था। बाद में अपना राजधानी कहाँ किए? दौलताबाद चेंज किए। तो ये था आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक
कहाँ अपना राजधानी शहर मतलब चेंज किए, तो दौलताबाद। ये एग्जाम में प्राय पूछा जाता है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को बिल्कुल माइंड में रख ले और ये क्वेश्चन को एग्जाम में बिल्कुल गलती ना करें। तो दौलताबाद, और दौलताबाद का पुराना नाम देवगिरी था, ठीक है। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक हमेशा उत्तर से दक्षिण में रुकता है और इसका जो संकेत है यह पृथ्वी के स्वयं एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। पृथ्वी को स्वयं चुंबक के रूप में यह बिहेवियर करता है। आपका उत्तर से दक्षिण की ओर इसका है आपका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। होटकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? तो ये अफगानिस्तान में होटकी वंश विकसित हुआ था और ये खिलजी प्रास्तोस शासन द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि अफगानिस्तान में 1709 ईस्वी में मिरवैस होटक द्वारा विकसित किया था। किसके द्वारा किया था? मिरवैस होटक के द्वारा। तो ये होटकी वंश जो कि मिरवैस होटक के द्वारा किया गया था, कहाँ किया गया था? अफगानिस्तान में। कब किया गया था? 1709 ईस्वी में। ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आप डेली यूज करते हैं, आपका एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं, पता ही है। तो एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है एंड्रॉयड के डेवलपमेंट के लिए? ये जावा जो है वो इसका आधिकारिक भाषा है। एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा जावा है। एंड्रॉयड का मुख्य भाषा जावा में लिखा जाता है और इसके लिए एपीआई प्राइमरी रूप से जावा में लिखे जाते हैं। अगला जो मैं प्रश्न आने वाला हूं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में पॉलिटी से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो इस क्वेश्चन का आने का बहुत ही ज्यादा संभावना होता है, ठीक है। क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? तो ये आर्टिकल 21 में की गई है, जो कि पार्ट 3 में है। आपका आर्टिकल 21 जो है वो पार्ट 3 में है और जो आपको राइट टू लाइफ दिया है, ये आर्टिकल 21 के थ्रू है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब हर व्यक्ति को अपने जिंदगी जीने का स्वतंत्रता प्राप्त है। आप जिस तरीके से अपना जीवन जीना चाहता है वो जी सकता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 21 के थ्रू दिया गया है और इसमें जब भी इमरजेंसी भी लगता है, अपना कंट्री में लगता है या अपने स्टेट में इमरजेंसी भी लगता है, तब भी ये आर्टिकल 21 बैन नहीं किया जाता है। अगर जो कोई मेरा आर्टिकल 21 को हस्तक्षेप कर रहा है, कोई मतलब इस पर बोल रहा है मेरा स्वतंत्रता को, कोई बोल रहा है कि आपको ये चीज़ नहीं करना चाहिए, तो हम लोग उसके खिलाफ संविधान में एक प्रावधान दिया हुआ है आर्टिकल 32, उसके थ्रू सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि ये मेरे जो भी मौलिक अधिकार है, जो मेरे फंडामेंटल राइट्स है, उसको वायलेट कर रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल एक शानदार वीडियो सौम्या मैम के द्वारा आया था, जो कि आपका फंडामेंटल राइट से था। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो को नहीं देखा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जाएं और उस वीडियो को जरूर देखें। उसमें काफ़ी शानदार ट्रिक के माध्यम से हर आर्टिकल को समझाया गया है। तो अगर जो आप उस वीडियो को देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके फंडामेंटल राइट से जो भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में वो आपसे छूटेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो जाके जरूर देखें। अगले प्रश्न की तरफ हम रुख करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफेद धारियां हैं? तो ये आपका बृहस्पति ग्रह है, जो कि नारंगी रंग का है और उस पर मतलब सफेद धारियां, मतलब उसके चारों ओर सफेद टाइप का शेप किया गया है। ये जो अब बृहस्पति का बात है तो बृहस्पति के बारे में देख लेते हैं हम लोग फैक्ट्स। तो बृहस्पति जो है वो सूर्य से 5वां ग्रह है, ठीक है। सूर्य के बाद ये 5वां ग्रह है। यह आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। इसके 64 चंद्रमा है, यानी 64 उपग्रह है, जिसमें से 4 सबसे बड़े आकार के हैं और 10 चंद्रमा इसके सबसे नजदीक हैं। तो ये था आपका बृहस्पति के बारे में। और जो इसका जो कौन से ग्रह है, कौन सा कलर का है, ये तो नारंगी कलर का है, उसके चारों ओर सफेद धारियां हैं। ये था आपका 7वां क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वेगल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बेगल शब्द का प्रयोग, तो बेगल शब्द का प्रयोग टेनिस में किया जाता है। और टेनिस में कब किया जाता है? तो जब कोई खिलाड़ी अपना मैच 6-0 से हारता है, कि अगला 6 मतलब अगर 6 मैच का हो रहा है, मतलब 6 मैच का मैच होता है, तो अगला जो एक अपोनेंट है वो 6 अंक प्राप्त कर लिया, यानी 6 का 6 मैच जीत लिया और एक इंसान कुछ भी नहीं जीतता। जब 6-0 से मैच होता है तब उसको बोलते हैं बेगल, जो कि टेनिस गेम से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? काफी शानदार प्रश्न है और इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो भारत में कुल 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र है, जिसमें हो गया आपका ट्रांस हिमालय क्षेत्र हो गया, हिमालयन जोन हो गया, भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, आर्द्र शुष्क क्षेत्र हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, दक्कन का पठार हो गया, गंगा का मैदान हो गया, उसके बाद उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो गया और तटीय क्षेत्र और एक अंडमान और निकोबार द्वीप। ये कुल 10 भौगोलिक क्षेत्र है। तो आप लोग को याद करना चाहिए और आप लोग, मैं बोल दिया हूं ना 10, आप लोग को 10 लिखना है ताकि आप लोग को भी ये चीज़ याद हो जाए।
तो आप लोग कमेंट में आंसर करना है कि भारत में कुल 10 भौगोलिक क्षेत्र है और कौन कौन है वो आप लोग को थोड़ा लिखना है। और दूसरी बात, अगर जो आप गूगल के थ्रू देख रहे हो, गूगल के थ्रू लिख रहे हो, तो आपको क्या करना है, अपने कॉपी में भी वो चीज़ को नोट करना है ताकि वो सब सारी चीज़ याद हो जाए। ठीक है, तो कुल कितना जो जैव भौगोलिक क्षेत्र है, तो कुल 10 है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है? यानी जो कच्चा रेशम होता है उसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस राज्य के द्वारा किया जाता है? तो ये कर्नाटक जो है उसके द्वारा सबसे ज़्यादा कच्चे रेशम का उत्पादन करने वाला राज्य है। यह लगभग कुल उत्पादन का 60% भाग उत्पादित करता है, जो कि पूरे वर्ल्ड जो पूरे आपका इंडिया में होता है ना, उसका ये 60% करता है। ठीक है, इसका 30% भाग सीधे निर्यात कर देता है, ये सीधे मतलब आपको एक्सपोर्ट कर देता है। और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उत्पादन चन्नापाटन, रामनगरम, कनपुरा और मगधी में होता है। ये कुछ वहाँ का आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो कि आपका चन्नापट्टनम हो गया, रामनगरम हो गया, कनकपुरा हो गया और मगधी में, ये सब कुछ इसका जगह है जहाँ पे आपका कच्चे रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ये था आपका कच्चे रेशम का उत्पादन का क्वेश्चन, जो कि कर्नाटक में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये राइजोबियम है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया जो वातावरण में नाइट्रोजन लेकर उसे ठोस नाइट्रोजन बदलता है, उसे राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। आप लोग सबको पता है। चलिए आप लोग ये बताइए कमेंट में कि कौन से पौधे के जड़ में नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है? तो आप लोग को इसका आंसर देना है, और इसका आंसर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का क्या आंसर था? राइजोबियम। अगला प्रश्न है, उस बाजार को क्या कहते हैं जहां बहुत कम संख्या में कुछ कंपनी साथ मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रित करती है? तो उसको ओलिगोपोली कहते हैं, जो कि बहुत कम संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रित करती है। तो ये जो ओलिगोपोली है वो क्या है? तो इस बाजार में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन बहुत कम होता है, जिससे सामान की कीमत ग्राहक के लिए काफ़ी बढ़ जाती है, जो कि आपके ग्राहक के लिए बिल्कुल सही चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये था आपके ओलिगोपोली। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास शामिल होता है, यानी जो श्वास छोड़ते हैं उसमें कौन सा गैस शामिल होता है? तो इसमें नाइट्रोजन होता है, आप लोग सबको पता होगा। और नाइट्रोजन कितना है? 78% नाइट्रोजन अस्थायी गैसों में प्रेजेंट होता है, और 15 से 18% ऑक्सीजन होता है, 4 से 5% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और 0.96% ऑर्गन होता है। कहाँ? हवा में। ठीक है, आपका पर्यावरण के हवा में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संसाधन हेतु मुख्यतः यूएसटी प्रक्रमण का प्रयोग किया जाता है? तो ये दूध में यूएसटी प्रक्रमण का प्रयोग किया जाता है। अब यूएसटी क्या होता है ये जान लीजिए। यूएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग। प्रक्रमण मतलब प्रोसेसिंग। तो ये कैसे होता है, ये क्यों होता है? तो यूएसटी प्रक्रमण दूध को पाश्चुकृत करने का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि दूध का टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका 20 मिनट तक गर्म करते हैं। ठीक है, जिससे इसमें स्पोर, यानी स्पोर मतलब बीजाणु मर जाता है। ठीक है, और यह संरक्षित हो जाता है, यानी दूध जो होता है वो संरक्षित हो जाता है। दूध के उत्पादन में इसका प्रक्रमण का प्रयोग व्यापक तौर पे किया जाता है। ठीक है, यानी जो आपको दूध को आपको जो आपका विषाणु मुक्त करना है, तो आपको 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको 20 मिनट तक गर्म करना है, जिससे जितना भी इसमें स्पोर होता है वो सब मर जाता है। ठीक है, तो ये था यूएसटी प्रक्रमण के बारे में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ स्थित है? तो नोबेल म्यूजियम जो है विश्व में स्टॉकहोम में अवस्थित है। नोबेल म्यूजियम जो है नोबेल पुरस्कार के बारे में जानकारी देने के लिए बनाया गया। जिन्होंने अब तक यह पुरस्कार जीता है और कैसे इसकी स्थापना हुई है, इस सब की जानकारी म्यूजियम में एकत्रित है। ठीक है, जो भी लोग अभी तक जीते हैं, जिन्हें जिन्हें नोबेल मिला है, तो उन सब सारे फैक्ट्स को ये आपके नोबेल म्यूजियम में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, या रखा हुआ है। यह जो है वो सेंटर स्टॉकहोम यानी स्वीडन के सेंटर स्टॉकहोम में स्थित है। ठीक है, नोबेल म्यूजियम के बारे में फैक्ट था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शिशु के शरीर में कितने हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर के मतलब शरीर में कुल 270 हड्डी होता है। और जब ये बच्चा कोई जन्म लेता है, जब बिल्कुल आपका जन्म के समय बच्चा का जो नंबर ऑफ बोन होता है वो 300 होता है। और जब वो शिशु होता है, जो मतलब थोड़ा सा भी मतलब बच्चा बड़ा होता है, बच्चा बड़ा मतलब शिशु अवस्था में होता है, मतलब आपका कह सकते हो 1 से 3 महीना के बीच में, तो वो शिशु अवस्था होता है। उस समय क्या होता है 270 बोन आपका बच्चे के बॉडी में होता है। ठीक है, और उसका जैसे बच्चा मैच्योर होता है, जैसे हम लोग के एज में होता है, तो यानी कितना हड्डी होता है? 206 हड्डी होता है। तो ये था आपके मानव शरीर में जो शिशु का नंबर ऑफ बोन था आपका 270 बोन था। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? काफी शानदार प्रश्न है। आप लोग माउस यूज करते हो ना, कोई भी कहीं भी आपको कोई चीज सिस्टम को खोलना है तो आप माउस के थ्रू ही ले जाते हो और उसको क्लिक करते हो ताकि वो चीज खुल सके। तो ये जो आपका माउस है उसका आविष्कार कौन किया था? ये सारा काम करो तो ये भी जानना तो है कि हम लोग को कि जो हम कर रहे हैं ये किसका देन है। तो ये डॉगलस एगल वॉट के द्वारा, जो कि एक अमेरिकी इंजीनियर थे, इन्होंने कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किया था, डॉगलस एगेल ने। ठीक है, डॉगलस एगेल, तो ये आपका कंप्यूटर के माउस का आविष्कारक थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? ये भी काफी शानदार प्रश्न है। आविष्कारक से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, आप लोग देख रहे हो क्वेश्चन का पैटर्न, देख रहे हो ना, आपका ग्रह से क्वेश्चन आ रहा है, आविष्कारक से क्वेश्चन आ रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन को आपको कर लेना है ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सको। ठीक है, तो ये सारे आपको पॉइंट्स को क्लियर करते जाना है। जो भी आपका चैप्टर का, जैसे आपका ग्रह का चैप्टर आ रहा है, बृहस्पति ग्रह को क्या बोलते हैं, आपका मंगल ग्रह को क्या बोलते हैं, शनि ग्रह को क्या बोलते हैं, ये सब सारी चीज़ों को आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद से आपका आविष्कार आ रहा है, तो ये भी आपको देख लेना पड़ेगा। तो पेंडुलम घड़ी का आविष्कारक कौन थे? ये क्रिस्टन हाइगिन्स थे। ठीक है, क्रिस्टन हाइगिन्स जो थे वो 1656 ईस्वी में आपका पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया। ठीक है, जो कि एक डच वैज्ञानिक थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन का इस जो इंस्ट्रूमेंट है उसका काफ़ी यूज़ करते हो। ठीक है, जब भी आपका कोई दोस्त, कोई हमसफ़र, कोई प्रिय इंसान जो आपके सबसे नज़दीक हो वो आपसे रूठ जाए या फिर आपसे कुछ ज़्यादा खुश है, तो आपको उसको इम्प्रेस करने के लिए या फिर आपके घर में जो बच्चे हैं उनको खुश करने के लिए ये चीज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन है, पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था? ठीक है, आप यूज़ तो कर रहे हो उस चीज़ को, लेकिन ये पता है कि आपके पहला जो चॉकलेट बार था उसको किसने बनाया था? तो इसको जोसेफ फ्राई एंड सन्स के द्वारा ये पहला चॉकलेट बार बनाया गया था। अब इसमें कुछ और फैक्ट्स मैं दे नहीं सकता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं, तो बस इतना ही जान लीजिए, पहला चॉकलेट बार जोसेफ फ्राई एंड सन्स के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है? तो ये आपके स्वीडिश भौतिकी शास्त्री एवं गणितज्ञ थे जिनका नाम एंडर सेल्सियस था, एंडर सेल्सियस। और इन्होंने 1742 ईस्वी में सेल्सियस तापमान मापक का आविष्कार किया था। कब किया था? 1742 ईस्वी में सेल्सियस मात्रक का यूज किया था। ठीक है, आपको कितना बुखार रहता है, कितना सेंटीग्रेड बुखार है, तो इसके लिए भी आपका सेल्सियस का यूज होता है। ठीक है, तो ये था आपका एंडर सेल्सियस, जो कि आपके स्वीडिश भौतिक शास्त्री एवं गणितज्ञ थे, जो कि 1742 ईस्वी में आपका सेल्सियस तापमान मानक का आविष्कार किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सा रियासत सबसे बड़ी थी? जब हमारा राष्ट्र स्वतंत्र नहीं हुआ था तो उसके पहले हमारे देश में काफी ज्यादा रियासत था, काफी ज्यादा राजवाड़ा क्षेत्र था। ठीक है, ये राजा वहां के राजा वो हैं, वहां के राजा वो हैं, मतलब काफी छोटे छोटे एरियाज में, हर एक एरियाज में राजा हुआ करते थे। ठीक है, और जब हमारे लोग का जो कंट्री स्वतंत्र हुआ था तो उस समय जो एकीकरण का काम हुआ था वो काफी शानदार व्यक्ति के द्वारा एकीकृत किया गया था। तो उसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है कि हम लोग के राष्ट्र को एकीकृत किसने किया था। उनको मैं क्लू आपको देता हूं, उनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो आप लोग को इसका आंसर देना है कि हमारे राष्ट्र को हम बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो आपका सबसे बड़ा रियासत था वो हैदराबाद था, और जो हैदराबाद रियासत था वो दक्षिण मध्य भारत की एक रियासत थी। ठीक है, इस पर 1724 से 1948 तक निजामों ने शासन किया था। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व यह सबसे बड़ी रियासत थी। आज़ादी के बाद पुलिस कार्यवाही के द्वारा इसे शामिल किया गया था। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हैदराबाद को भारत की रियासतों में, भारत के राज्यों में किस विधि के द्वारा मिलाया गया था? तो ये पुलिस कार्यवाही के द्वारा इसको भारत के राज्य में, भारत के पार्ट में मिलाया गया था। तो ये आपका था हैदराबाद, जो कि आपको सबसे बड़ा रियासत थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, शतरंज के खेल में सर्वाधिक शक्तिशाली मोहरा कौन सा है? आपका शतरंज का क्या है भाई? अपने घर में भी देख लीजिए, सबसे चलता किसका है? जो हमारी मम्मी होती हैं उनका चलता है, जो घर की लेडी होती है उनका चलता है। तो उसी तरीके से शतरंज में भी सर्वाधिक शक्तिशाली मोहरा आपकी रानी होती है। अगर जो हमारे होम मिनिस्ट्री का आदेश होगा तो हर कुछ आपका पॉसिबल हो सकेगा। तो शतरंज में भी यही चीज फॉलो हो रहा है, रानी है तो सब कुछ पॉसिबल है।
ठीक है, तो आपका सबसे शक्तिशाली मोहरा कौन है? रानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश से लड़ते हुए लक्ष्मीबाई का देहांत कहां पर हुआ था? ये ग्वालियर में आपके लक्ष्मीबाई जी का देहांत हुआ था। कब हुआ था? 18 जून 1858 में इनका देहांत हुआ था। और ये जो हुआ था ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, तो ग्वालियर में इनका डेथ हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? तो आप लोग सबको पता है, काफी आसान प्रश्न है। तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को कहा जाता है, क्योंकि यह सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई है। इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। यह कंप्यूटर का मुख्य अंग होता है, सबको पता है। अब माइक्रो प्रोसेसर 3 मुख्य खंड होते हैं। एक सीयू कंट्रोल यूनिट होता है, एक एएलयू होता है यानी ऑर्थोलॉजिकल यूनिट, ठीक है, ऑर्थोलॉजिकल एंड लॉजिकल यूनिट होता है। एक एमयू होता है यानी मेमोरी यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट सारी प्रक्रिया पर नियंत्रण रखता है, सबको पता है, तथा दिए गए निर्देशों के आधार पर कार्य करता है। एएलयू या एमयू जो होता है वो वितरित करता है, तत्पश्चात इनके द्वारा दिए गए परिणाम को आगे भेजता है। ये था आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है। और आपका सीपीयू का जो पार्ट था एएलयू, एमयू और सीयू। एएलयू मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, एमयू मतलब मेमोरी यूनिट। ये क्वेश्चन एग्जाम में होता है, एब्रीविएशन जब होता है ना, तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सीयू का क्या होता है, एमयू का क्या होता है। तो ये आप लोग को नोट डाउन कर लेना है, ताकि एग्जाम में आप क्वेश्चन कभी भी ना छोड़े। मेरा प्रयास यही है कि आप जो भी एग्जाम आने वाला है आपके लिए, वो अगर जीके जीएस से क्वेश्चन आ रहा है तो आपको कभी भी कोई प्रश्न ना छूटे। बस मेरा यही प्रयास है, और मैं देखता हूं कितना आप लोगों के लिए अच्छा कर पाता हूं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग रुक करते हैं। क्वेश्चन है, वातावरण के संबंध में एसपीएम का विस्तार क्या है? यानी एसपीएम का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। क्या होता है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। और ये एसपीएम क्या होता है? तो सूक्ष्म रूप से विभाजित ठोस पदार्थ या तरल पदार्थ होते हैं, जो कि दहन प्रक्रिया, यानी जो आप दहन करते हैं, जो जलाते हैं ना, उस सिस्टम में औद्योगिक गतिविधियां या प्राकृतिक स्रोतों से हवा के माध्यम से फैलते हैं। ठीक है, जो चीज को हम जलाते हैं तब ये आपका ये हवा के रूप में ये पूरे वायुमंडल में फैलता है। ये आपका सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के बारे में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ सकती है, कैसे जुड़ी रहती है? तो जो आपका एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ता है वो किसके थ्रू होता है? तो वो लिगामेंट के थ्रू होता है, जिसको हिंदी में अस्थि बंध कहते हैं। अब लिगामेंट क्या होता है? तो लिगामेंट एक रेशेदार संयोजी ऊतक है जो एक हड्डी को अन्य हड्डियों से जोड़ता है। इसे आर्टिकुलर लिगामेंट के रूप में भी जाना जाता है। आर्टिकुलर लिगामेंट के रूप में भी जाना जाता है, जो कि एक हड्डी से दूसरी हड्डी के रूप में लिगामेंट जोड़ती है। आप लोगों को याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती है? तो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करने वाला आपका ग्रह है, आप लोग सबको पता है। सैटेलाइट बिल्कुल नहीं है, तारा बिल्कुल नहीं है, आकाशगंगा बिल्कुल नहीं है। तो कौन है? ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? काफी शानदार प्रश्न है। गुप्त काल के समय चीन के कौन सा यात्री थे? ये मैं क्वेश्चन पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, इस क्वेश्चन के बारे में अच्छी तरीके से मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो उनका नाम फाहियान था, जो कि एक चीनी यात्री थे। ठीक है, गुप्त काल में ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आए थे, और ये 399 ईसा पूर्व में लगभग फाहियान पेशावर पहुंचा था। और ये एक बौद्ध भिक्षु थे, 399 ईसा पूर्व। और ये क्या थे? बौद्ध भिक्षु थे, और ये चीन के यात्री थे। और किसके शासनकाल में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। ये था आपका 29वां क्वेश्चन। अब आखिरी क्वेश्चन जो आज का है उसको देखते हैं हम लोग। ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है? जो ग्रह होता है उसका जो परिक्रमा करता है वो किस वे में परिक्रमा करता है? तो ये फैला हुआ वृत्त के रूप में परिक्रमा करता है। और ये जो क्वेश्चन है वो फिजिक्स से भी इसका संबंध है। आप लोग सुने केपलर का जो ला आया था, केपलर का रूल जो है, तो केपलर के ग्रहों की गति के 3 नियम प्रतिपादित किए गए थे। उसमें से उनकी गति के पथ को बताता है, जो आपका गति को जो मोशन होता है, जो रास्ता होता है, उसके बारे में ये बताता है। पहला जो उसका आपका रूल है, पहला जो आपका जो नियम है वो बोलता है सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार यानी फैला हुआ वृत्त के कक्षा के चक्कर लगाते हैं। दीर्घ वृत्ताकार रूप में ये चक्कर लगाते हैं। तो ये आपका था आपका 30 क्वेश्चन, जो आपका आज का आखिरी क्वेश्चन था। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो आपको करना क्या है? वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, जो क्वेश्चन मैं पूछा उसका आंसर आप लोगों को देना है, और
यार दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि जितना फ़ायदा आपको मिल रहा है उतना फ़ायदा वो लोगों को भी मिल सके। ठीक है, यही तो मानवता का निशानी है। अगर जो हम अच्छा करें तो अगला भी अच्छा करना चाहिए, यही तो मानवता निशानी है। सेल्फिश तो बहुत लोग होते हैं, तो वो लोग मानव की श्रेणी में नहीं आते हैं। अगर जो आपको कुछ अच्छा करना है, आपको सब लोगों से अलग करना है, आपको गॉड के द्वारा ब्लेसिंग्स लेना है, तो क्या करना है, लोगों को हेल्प करना है। आप एग्जाम दे रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो ऐसा करो कि लोगों को भी भेज दो, ताकि लोगों को भी फायदा हो सके। तो आप लोग समझदार लोग हैं, आप लोग जरूर करोगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोग के साथ एनटीपीसी के अगला सेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।